हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको 5 स्टार ग्रेड दे सकते हैं। क्यों 5 स्टार ग्रेड इसको देना है एग्जाम के लिए? यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेएम हो, आपका सीएसआर नेट हो, नीट हो। आप उठा के देखिए, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किन किन क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा, ये मैं बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल जो थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे आप बॉन्ड नंबर निकालते हैं, ये मैं कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ये आपको बताऊंगा। देन दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो मेटल कार्बोनिल को क्यों हम पाई एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या डी पाई पी पाई स्टार जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है, क्या बैक डोनेशन होता है, क्या सिनर्जिस्टिक बॉन्ड होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। देन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप सीएसआर का पेपर देखें तो एक न एक क्वेश्चन यहां से आता होगा। ये क्वेश्चन है, आपको क्या दिया होता है, डिफरेंट जो है मेटल जो कार्बोनिल्स हैं दिए रहते हैं, आपको अरेंज करना होता है ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन का या कार्बन ऑक्सीजन का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछता है, वो आपको बताना पड़ता है। एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, आपको एफटीआईआर डाटा दिया होगा, उससे आपको बताना होता है कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल है उसमें ब्रिज्ड हेड मेटल कार्बोनिल है या टर्मिनल कार्बोनिल है। तो इतने क्वेश्चनों के आंसर आपको इस लेक्चर के अंत तक मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कैसे हमारे पास अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। आइए सबसे पहले हम मेटल कार्बोनिल्स के बारे में जान लेते हैं। मेटल कार्बोनिल्स क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें CO जो है लिगेंड की तरह काम करेगा और जीरो वैलेंट ट्रांजिशन मेटल्स सच एज निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन किसकी तरह काम करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की तरह। आपको पता है जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की तरह। तो यहां पर भी इसी तरीके का बॉन्डिंग होगा। 1889 में एलमोंड ने सबसे पहले NiCO4 को रिपोर्ट किया, उसके बाद FeCO5 को रिपोर्ट किया एलमोंड एंड बदरलॉट ने, इन्होंने सेपरेटली FeCO4 को जो है रिपोर्ट किया। अगर आप कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, आयरन या निकिल या कोबाल्ट, इसकी रिएक्शन CO गैस के साथ कराते हैं तो आपके पास मेटल कार्बोनिल्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल कार्बोनिल्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शुरू करने से पहले हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन को देखते हैं। यह है 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा? एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो ये हमने कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कैसे डिफाइन किया, आइए आगे देखते हैं। आइए हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? कार्बन का sp, ऑक्सीजन का sp। अगर आपको फुल हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसका समझना है, इसको समझना है तो आप बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, वहां पर जाके आप उस वीडियो को देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। इनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आइए डिस्कस करते हैं। और
किस किस प्रकार से हमारे पास बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी होगा आइए देखते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2 इन ग्राउंड स्टेट। देन हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा ये आप देख पा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का है। देन प्रोमोशनल एनर्जी लेके क्या हुआ कि अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसे होना है कि हमको चाहिए एक वैकेंट p ऑर्बिटल, राइट, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए। दूसरा चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक चाहिए पाई बॉन्ड के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, 2s ऑर्बिटल और 2p एक्सो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बनेंगे। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। फर्दर जो py का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और जो वैकेंट pz ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का जो है हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का है वो है 1s2 2s2 2p4। अब हमको यहां पर चाहिए स्ट्रक्चर को, अगर आप बताना चाहते हैं एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होगा। ये देखते हैं पहले जो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, 2s का जो 2p का 2px का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से मूव करके कहां चला जाएगा, 2pz पे प्रोमोशनल एनर्जी लेके। तो ऐसा हम होगा क्यों, क्योंकि हमको चाहिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो pz आप देख पा रहे होंगे अभी तक कार्बन पे pz खाली है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देन हमारे पास बचा पाई बॉन्ड, वहां पर आपने देखा होगा py पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर py पे एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। देन बचा सिंगल बॉन्ड, कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइब्रिडाइज्ड, जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके कारण। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाएगा आपका, sp हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से, py जो है px ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और 2s ऑर्बिटल जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, आपस में मिक्स होके क्या बनाएंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे सेम एनर्जी का, जिसमें से एक के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। आइए अब हम जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड में उसको फर्दर और क्लियर व्यू में ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है और कैसे इलेक्ट्रॉन है ये आप देख पा रहे हैं। एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, py के पास एक इलेक्ट्रॉन, pz के पास 0। इसी प्रकार sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम देखें तो एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, py के पास एक इलेक्ट्रॉन, pz के पास दो इलेक्ट्रॉन। इंटरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से होगा कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिंगली बॉन्डेड एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। देन py के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, ऑक्सीजन का फील्ड pz ऑर्बिटल, कार्बन का जो है एम्प्टी pz ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के पास जो बचा है एक लोन पेयर या sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसके पास एक जो है लोन पेयर बचा हुआ है, वैसे ही कार्बन पे। अब जो बेटर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ही ऐसा जो वीबीटी ने बोला कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो और ज्यादा क्या करते हैं,
अच्छा इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शन कैसे होंगे, कैसे करेंगे मेटल कार्बोनिल के साथ, अगर आपको ये स्ट्रक्चर होप आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब ये मेटल के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा वीबीटी के अकॉर्डिंग, आइए देखते हैं। यहां पर मैंने फिर से जो कार्बोनिल का है ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ किया है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हम जब NiCO4 के स्ट्रक्चर को जानेंगे। आइए देखते हैं कैसे NiCO4 बनेगा। अगर आप निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 3D8 4s2 4p0 4d0। अब आपको पता है कि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो जितने भी लिगेंड होते हैं उतने ही जो ऑर्बिटल हैं उतने वैकेंट ऑर्बिटल जो है रिसप्लिंग के थ्रू तैयार करता है। वो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास अगर आप NiCO4 का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, चार अनपेयर्ड जो वैकेंट ऑर्बिटल हमको चाहिए, तो इसमें क्या होगा, रिसप्लिंग होगी निकिल में, और निकिल के जो 4s2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, 3D में चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3d10 4s0 4p0 4d0। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जो हमारे पास वैकेंट चार ऑर्बिटल हैं, एक s 3p हाइब्रिडाइजेशन 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सेफ होगा टेट्राहेड्रल। अब हमने ऊपर देखा कि कार्बन के पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर आसानी से हर एक जो हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको दे देगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। तो NiCO4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। होप आपको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनेगा ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। आइए सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CO को डिस्कस करते हैं, कैसे जो है ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होते हैं। एक्चुअली इसके लिए अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा जो बेसिक्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन का एक मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें दिखा रखा है कि कैसे ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होते हैं और उसका थ्योरी पीछे का क्या है, वो डिटेल में मैंने जो बता रखा है वहां पर आप जाके देख सकते हैं, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां पर भी मैं कोशिश करता हूं आपको फिर से बताने की। आप क्या करोगे, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एनर्जी लेवल है, वो इस तरीके से लिखोगे 2s 2p। आपको पता है 2p का एनर्जी लेवल जो है 2s से ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 2s 2p। अब यहां पर ध्यान देना है, जब भी आप हेटेरो एटॉमिक जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका जो हमारे पास अगर यहां पर बात करूं, कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल है वो एनर्जी लेवल में कार्बन से नीचे होगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम इसका एनर्जी लेवल नीचे दिखाते हैं। या इसको समझने के लिए, जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो किससे रिजेंबल मैच करेंगे, ज्यादा वो किस कैरेक्टर के होंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो किससे मैच करेंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मींस यहां पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑक्सीजन से ज्यादा जो है मैच करेंगे, मतलब उसका जो वेव जो इंटरेक्शन से होगा वो उसकी ओर होगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो कार्बन की ओर शिफ्ट करेंगे, राइट। तो अब हम इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लस साइन होता है ऑर्बिटल में वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के कारण। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हों तो उसको हम बोलते हैं प्लस, अगर माइनस डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उसको माइनस बोलते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब इंटरेक्शन होगा
अगर हमारे पास प्लस प्लस इंटरेक्शन होगा, यानी कि एडिटिव इंटरेक्शन होगा, दोनों जुड़ेंगे, जब भी कोई चीज जुड़ती है तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि कार्बन का प्लस, ऑक्सीजन का प्लस लो, आपस में जो है 2s प्लस प्लस ओवरलैप करेगा या माइनस माइनस ओवरलैप करेगा, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और अगर एन मतलब माइनस प्लस इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि ये चार्ज तो है नहीं, ये क्या है, वेव नेचर, तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 सिग्मा बन गया, 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया 1 सिग्मा बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसी तरीके से अब हमारे पास आता है दो पॉसिबिलिटी है पी के लिए भी। पी का एक एक्सियल ओवरलैप हो, एक पार्शियल ओवरलैप हो। जब एक्सियल ओवरलैप होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब पार्शियल ओवरलैप होगा तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पाई ऑर्बिटल नीचे दिखा रखा है, सिग्मा ऑर्बिटल ऊपर दिखा रखा है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आना चाहिए। एक्चुअली वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल को नीचे दिखाते हैं, पाई को ऊपर दिखाते हैं। अब ऐसा कार्बोनिल के केस में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर है, जब भी आप बात करेंगे N2 की या कार्ब CO की या C2 की, मतलब N2 से नीचे वाले नाइट्रोजन तक जो है 7N, जो एटॉमिक नंबर 7 तक, तो वहां पर क्या होता है 2s और 2p जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एनर्जी गैप कम होने से क्या हो जाता है, जब ये हमारे पास इंटरेक्शन होगा, कहने का मतलब है 2 सिग्मा बनेगा, 2 सिग्मा को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ये जब बनेगा तो अगर हम देखें तो सिग्मा का जो इंटरेक्शन है, जो सिमेट्री है, वो किससे मैच करेगी, सिग्मा के साथ। तो इन दोनों में sp मिक्सिंग हो जाएगी। sp मिक्सिंग होने के कारण जो सिग्मा, जो हमारे पास सिग्मा पी का पार्शियल ओवरलैप से बन रहा है, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसलिए होता है कि हमारे पास यहां पर sp मिक्सिंग हो जाती है। ऑक्सीजन के केस में s, क्योंकि जो 2s और 2p के जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है, इसलिए जो है sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो ये जो है जो सिग्मा 3 सिग्मा है, ये नीचे आपने देखा होगा, ये ऊपर, और जो पाई है वो ऊपर, इन दोनों में एक्सचेंज हो जाता है। होप ये ऐसा क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ द बुक, बहुत सारी बुकों में आपका एक जैसा भी दिखा देते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास प्लस प्लस ओवरलैप यहां हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग बना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना, इसीलिए क्या होगा, जब आपका py pz समान ओवरलैप करेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्डिंग बनेंगे। अगर हमारे पास माइनस प्लस लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उस समय एंटी बॉन्डिंग की जो है या रिपल्सिव ओवरलैप होगा, तो 2 पाई स्टार बन जाएगा। राइट, अब ऐसे ही सिग्मा जो पी का एक्सियल ओवरलैप जब होगा, जब एक्सियल ओवरलैप होगा, तो उस समय क्या बनेगा, 3 सिग्मा बनेगा। देन जब क्या कहते हैं प्लस माइनस ओवरलैप होगा, तो उस समय 4 सिग्मा बनेगा। तो इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन आप एग्जाम के लिए, ये तो मैंने थ्योरी आपको समझा लिया, अगर आपके पास एग्जाम में जो है टाइम नहीं होता है, तो आप इसको सिंप्लीफाइड ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे, 2s 2p2 कार्बन का, यहां पर ऑक्सीजन का 2s 2p4। टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसमें से अगर आपको 10 में भरना है तो क्या, 5 ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10, हमारे पास 1 2 3, ये क्या हो जाएंगे, खाली रहेंगे। अब यहीं से जो है बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी
कैसे जो कार्बोनिल का अगर हम बॉन्डिंग को समझाना चाहें तो होमो क्या हो गया यहां पर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ये वाला कौन सा 3 सिग्मा, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल बना क्या 2 पाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मेटल कार्बोनिल इंटरेक्शन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे मेटल कार्बोनिल का। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 सिग्मा में 2, देन 1 पाई में 4, 3 सिग्मा में 2, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 सिग्मा में जो है एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज इक्वल टू हो गया 1/2 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया CO। तो CO के लिए यहां पर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये 3 बॉन्ड बना लेगा, ऐसा ही तो होगा। तो अगर हमारे पास अब पॉसिबिलिटी हम किसके साथ करें, मेटल के साथ बॉन्ड करने की। अगर आपको ध्यान, अगर क्वेश्चन हम देखें, अगर आप नॉर्मली O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और O2 से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 2.5। CO से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है 3 सिग्मा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, अभी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहीं से जाना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यही है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 5/2 2.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या है घट रहा है। तो प्रॉब्लम है ना, अगर हम सिग्मा के थ्रू इंटरेक्शन करवाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है फ्री जो कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन निकलने और हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन देने में। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता था कि जो पाई जो हमारे पास ऑर्बिटल है इसका कार्बोनिल का, वो पार्शियल इंटरेक्ट करे किसके साथ, निकल के डी ऑर्बिटल के साथ। अब ये करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि यहां पर इसका जो है जो पाई अगर हम इसको बात करें तो बॉन्डिंग, ये तो होमो है ही नहीं, ये क्या है लोएस्ट जो है होमो नहीं है, तो इसलिए जो पाई बॉन्डिंग जो पार्शियल इंटरेक्शन तो होता वैसे भी होता ही नहीं है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई वो मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्डिंग बताने के लिए फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए अब हमारे पास कॉल्सन का मॉडल आया, वो कैसे उसने डिफाइन किया ये जानते हैं। आइए अब हम कॉल्सन्स एक्सप्लेनेशन फॉर मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग को देख लेते हैं। ये मैंने फिर से आपके समझने में इजी होगा, इसको मैं अमुक से फिर से सेटिस्फाइड करूंगा, इसलिए मैंने फिर से यहां पर दिखा दिया है जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में शुरू में डिस्कस किया था। तो अब मैं जो कॉल्सन्स एमओ डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर 2s 2p कार्बन का, 2s 2p ऑक्सीजन का, हाइब्रिडाइजेशन जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया है, sp के पास 2 इलेक्ट्रॉन, sp के पास 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz पे 0। ऑक्सीजन के केस में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन, py 1 इलेक्ट्रॉन, pz 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जो इंटरेक्शन होगा ये ऐसे होगा, जो sp हाइब्रिड ऑक्सीजन का है वो नॉन बॉन्डिंग रहेगा, sp अनपेयर्ड में जो है बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहां भी आप देख पा रहे हैं। देन एक pz py, यहां py pz इम्प्टी और एक सिंगल में डबल बॉन्ड, और ये इम्प्टी और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी आपका सेटिस्फाइड हो गया है, राइट। एक जो है
sp ऑर्बिटल कार्बन का है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग। कहने का मतलब है एक ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग रह रहा है, एक कार्बन का। ये आप यहां से भी देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन sp हाइब्रिड कार्बन पे एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर। तो अब यहां से बॉन्ड अंडर निकाल लेते हैं, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 6। सिग्मा बी 2, देन पाई बी, पाई बॉन्डिंग यानी कि टोटल 6/2 इज इक्वल टू 3। बॉन्ड ऑर्डर भी सेटिस्फाइड हो गया 3, और हमारे पास सिग्मा डोनेशन। अब यहां पर होमो क्या बन गया, नॉन बॉन्डिंग बन गया। लूमो क्या बन गया, जो है पाई स्टार बन गया लूमो। अब देखो यहां से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब कहने का मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बॉन्ड ऑर्डर पे प्रभाव पड़ेगा क्या, इधर पे 3, 1/2 3/2 मतलब 6/2 3 और रहेगा। लेकिन ऐसा जो है दूसरा बात है कि क्या है कि जब हम अगर पाई डोनेशन होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर घटता है। उसका एक्सप्लेनेशन के लिए भी हमारे पास क्या हो गया कि पाई स्टार जो है यहां पर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां पर 0 है, तो क्या होगा, बैक डोनेशन होगा। इसको हम बाद में अभी देखते हैं। एक चीज अभी स्टिल जो है टॉपिक ऑफ रिसर्च यहां पर है, क्या है कि अगर हमारे पास फ्री CO से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। यहां पर आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर निकालें तो तब भी 3 ही रह रहा है। तो ये स्टिल जो है अनआंसरेबल है। तो लेकिन ओवरऑल हमारे पास बॉन्डिंग को कॉल्सन ने समझा दिया। अब हम देखते हैं आगे। अब नया कॉन्सेप्ट आया, बैक डोनेशन कॉन्सेप्ट। इसको जानने से पहले सिग्मा कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं कैसे इंटरेक्शन होगा, अब बैक डोनेशन को समझते हैं। तो हमारे पास NiCO4 है, NiCO4 का एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास NiCO4 में Ni का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। अगर आपने बैक में मैंने जब बताया था देखा होगा तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ जा रहा था जब बॉन्डिंग से पहले रिसप्लिंग से, तो होगा क्या, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, 0 है, लेकिन CO से लगातार इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, कहने का मतलब 4 CO इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो निकिल पे क्या आएगा, समवट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस निगेटिव चार्जों को कंपेंसेट करने के लिए आपने अभी एमओ डायग्राम में CO का एंटी बॉन्डिंग, जो पाई एंटी बॉन्डिंग है वो क्या है, खाली है। इसलिए D जो 3D फील्ड 3D जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, निकिल अपने 3D फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोबाल्ट के एंटी बॉन्डिंग में देता है। एक साइड से ले रहा है, एक साइड से दे रहा है, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। सिग्मा के थ्रू लिया, देन पाई D5 P5 के थ्रू वापस किया। अब एक चीज आती है, क्यों मेटल कार्बोनिल को आप बोलते हैं पाई एसिड कॉम्प्लेक्स, इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो पाई स्टार कार्बोनिल का है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ले, एसिड जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो बेस। इसीलिए हम मेटल कार्बोनिल को क्या बोलते हैं, पाई एसिड कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। पूरा जो बॉन्डिंग है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। पहले जो है सिंगल बॉन्ड मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, देन जो है निकिल का DZ से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है किसकी ओर, एंटी बॉन्डिंग की ओर, जिसको हम बोलते हैं बैक डोनेशन, और D5 P5 बैक बॉन्डिंग। ये होता क्यों है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब ओवरऑल सिग्मा प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिनर्जिक इफेक्ट के थ्रू स्ट्रेंथ दे रहे हैं। होप जो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग है वो पूरी आपके समझ में आ गई। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बैक डोनेशन, या बैक डोनेशन होने से हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है कैसे डिक्रीज या इंक्रीज करता है। यहां पर है हमारे पास, मैंने जो है जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक, अगर D इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सेम है। यहां पर निकिल 3D8 है, 3D8
4s2, यहां पर ये हो गया कोबाल्ट का 3d7, एक इलेक्ट्रॉन ले गया 3d8 हो गया 4s2, ये हो गया Fe 3d6 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन 3d8 हो गया, तो टोटल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कहने का मतलब है। तो अब क्या हुआ, बैक डोनेशन किस में ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, अभी हमने कॉल्सन से देखा, अपॉन 2 = 3। वहां पर जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था ना, अगर CO का जो बॉन्ड ऑर्डर जो है एक इलेक्ट्रॉन देने से बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो मेटल कार्बोनिल पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हर हमेशा कम होता है। इसका आंसर यहां से निकल के आएगा, देखिए 3। तो अगर हमारे पास बैक डोनेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल से कहां आए, पाई स्टार में आए। तो पाई स्टार में आए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, माना एक इलेक्ट्रॉन आया, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6 - 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5। तो हर हमेशा वैसे भी ये फैक्ट है कि अगर फ्री जो मेटल कार्बोनिल है उसका जो IR स्पेक्ट्रा आता है वो 2300 के आसपास आता है, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आता है या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है IR फ्रीक्वेंसी, वो कम आती है फ्री से। ये प्रूफ है कि हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट रहा है, वो यहां से भी प्रूफ हो रहा है, राइट। अब इसी का एप्लीकेशन हम लगाते हैं इन तीनों में। तो हमारे पास निकिल है, यहां पर 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 ने दे दिया, राइट। यहां पर एक निगेटिव चार्ज है, 4 ने फिर दे दिया, राइट। अब यहां पर 2 निगेटिव चार्ज है, 4 ने फिर दे दिया। अब आपको यह भी पता है जब भी निगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट से समझना चाहो वो भी समझो, अगर नेगेटिव चार्ज पे रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। तो डिस्टेबलाइज हो रहा होगा तो बैक डोनेशन ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बैक डोनेशन किस में होगा भाई, ऑब्वियसली Fe वाले केस में होगा। अब जब बैक डोनेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, FeC बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं जो FeC बॉन्ड ऑर्डर है ये इसके लिए निकल के आता है 2.16, COC के लिए 1.89, NiC के लिए 1.3। इसी का उल्टा अब बैक डोनेशन हो रहा है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई NT में आ रही है, पाई NT में आ रही है तो क्या होगा, CO बॉन्ड जो ऑर्डर होगा वो कम होगा। किसके केस में, जहां पर बैक डोनेशन ज्यादा होगा। ये आप देख पा रहे हैं CO के लिए, अगर हमारे पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के लिए 2.64 जो है बॉन्ड ऑर्डर आता है, और इसके लिए 2.14, इसके लिए Fe जो C वाला केस है, फर्स्ट वाला केस, इसके लिए आ रहा है CO 1.85। सबसे वीक बॉन्ड हो जा रहा है किसके केस में, FeCO के केस में। होप आपको यहां से भी समझ में आ गया होगा। अब आइए अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहां पर कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी पर, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू वो मैं बाद में बताऊंगा, वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का कैसे एप्लीकेशन होता है ये मैं आपको बता देता हूं। फ्री CO के लिए IR फ्रीक्वेंसी आती है 2250 Cm-1। अभी मैंने आपको बोला कि जब भी हमारे पास बैक डोनेशन होगा उसके थ्रू क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा 3 से कम आएगा, तो हर हमेशा IR फ्रीक्वेंसी जो है CO बॉन्डेड होगा, अगर किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होगा तो 2250 से तो नीचे ही आएगी, राइट। अब वो डिपेंड करेगा बैक डोनेशन पे कि कितना नीचे आएगी। इसके लिए मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, फोर्स कांस्टेंट के, या
आप लिखते हो जो इक्वेशन है म्यू बार इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के अपॉन न्यू, तो सीधे फोर्स कांस्टेंट, या इसको जनरल आप समझ लो कि अगर आपने जो है स्प्रिंग लिया, जो बॉन्ड जो है वाइब्रेशन हो रहा है आईआर में, तो क्या होगा, अगर स्प्रिंग पतला स्प्रिंग दिया तो उसको वाइब्रेट कराना आसान है, तो कम एनर्जी लगेगा। अगर मोटा है तो उसको हमको स्प्रिंग को वाइब्रेट कराने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जब भी ज्यादा एनर्जी लगेगा मतलब फोर्स कांस्टेंट ज्यादा। तो यहां पर भी वही होगा, अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो उसको वाइब्रेट करना आसान होगा। तो आइए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहां पर अगर हम इसका ओवरऑल यहां पर देखें तो माइनस चार्ज है, डी सिस्टम देखें तो ये हो गया 3D 3 एक इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, राइट। और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, Cr के लिए मतलब 3D5 4s1 6, इसके लिए भी 3D5 एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 3D5 + 1 6। तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, राइट, मतलब कहने का मतलब है 3D इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन चार्ज क्या है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां पर 0 है, यहां पर प्लस है। तो जब भी हमारे पास प्लस चार्ज होगा तो उधर क्या होगा, CO से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्लस स्टेबलाइज होगा, कहने का मतलब है स्टेबलाइज होगा तो बैक डोनेशन कम होगा। तो सबसे कम बैक डोनेशन होगा MnCO6 में, देन CrCO6 में, देन VCO6 में। सबसे ज्यादा जो बैक डोनेशन होगा निगेटिव चार्ज वाले में, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो क्या हो जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा बैक डोनेशन होगा तो IR फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा घट जाएगी, इसलिए ये 1865 पे आ जा रहा है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कैसे पता कर पाएंगे कि हमारे पास अगर जैसे डाइन्यूक्लियर या बाइन्यूक्लियर जो भी बोलते हैं आप, Fe2CO9 है स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे हैं। यहां पर हमारे पास होते हैं 3 ब्रिज्ड हेड कार्बोनिल और 3 होते हैं टर्मिनल। तो कैसे पता करेंगे कि हमारे पास ब्रिज्ड हेड है या टर्मिनल है, कितने हैं या नहीं है, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसीज IR फ्रीक्वेंसीज आप IR स्पेक्ट्रा देखेंगे। अगर IR स्पेक्ट्रा जो है 1800 से मतलब 1830 से 1865 की ओर आएगा तो आप बोलोगे ब्रिज्ड हेड है उसमें, नहीं है तो नहीं है। और जो फ्री जो टर्मिनल CO है उसके लिए आता है 2020 Cm-1। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा फिर समझ लीजिए, जब ब्रिज्ड हेड होगा तो 2 आयरन, मतलब इस आयरन के साथ दोनों से बैक डोनेशन होगा, कहने का मतलब ज्यादा बैक डोनेशन होगा, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी। जब टर्मिनल होगा, यहां पर टर्मिनल मतलब केवल Fe से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, बैक डोनेशन कम होगा तो एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसलिए ये ऊपर आएगा। होप आज के लेक्चर में मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। जो चीज नहीं भी समझ में आती है, यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू।